नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने एक विशेष चर्चा लेकर आए हैं, जिस चर्चा का उद्देश्य है आरएसएस और आरएसएस पर किया गया खड़गे जी का एक बयान। खड़गे जी का कहना है कि आरएसएस जो है एक अनरजिस्टर्ड संस्था है। इस चर्चा को लेकर हमारे साथ आज हैं वरुण कुमार सिन्हा जी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। वरुण जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। वरुण जी, ये जो खड़गे जी का कहना है कि आरएसएस एक अनरजिस्टर्ड संस्था है, किसी संस्था का भारत में अनरजिस्टर्ड होना या ना होना, ये घटना आज 2026 में पहली बार घट रही है या इससे पहले ये रहा है तो कांग्रेस नींद में सो रही है? राकेश जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जहाँ तक सवाल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रही है, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल पूरा हो चुका है। और इस संस्था का स्थापना 1925 में हुआ था और 1925 से जो ये एक विचारधारा का संगठन रहा है, ये तब से विचारधाराओं को लेकर के काम कर रही है भारतीय समाज में, हिंदुओं के बीच में। और ये कभी भी रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत न 1925 पे थी और न आज है। मैं अपने इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊंगा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या जो और भी जो चैरिटी, महाराष्ट्र में चैरिटी रजिस्ट्रेशन एक्ट वगैरह है, चैरिटी कमिश्नर्स के इसमें, तो इन तमाम कानूनों के तहत इसकी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मैं इन्हीं बातों पे आपसे चर्चा करूंगा। मैं सर्वप्रथम बताऊं कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है, ये कहा जाता है कि जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ हैं, वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में मूलतः रजिस्टर्ड होते हैं। आखिर में उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत क्यों होती है? उसको रजिस्टर कराने से ये फ़ायदा है कि कानून की निगाह में वह एक ज्यूरिस्टिक पर्सन के रूप में माना जाता है, यानी कि उस संस्था के नाम से बैंक अकाउंट खोला जा सकता है, उस संस्था के नाम से प्रॉपर्टी अधिग्रहित किया जा सकता है या खरीदा जा सकता है, उस संस्था के नाम से एक्टिविटी चला जा सकते जो उसके एम्स ऑब्जेक्ट्स हैं, उस एम्स ऑब्जेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उस संस्था का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और जब वो रजिस्टर्ड होगा तो उस संस्था के द्वारा या उस संस्था के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि आरएसएस क्यों एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, शायद इसलिए कि जो लोग इसके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आरएसएस 1925 से जो काम करते चला आ रहा है, वो काम राष्ट्र हित में, समाज हित में और देश के सांस्कृतिक गौरव, देश के सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से समुन्नत बनाने के लिए आरएसएस एक विचारधारा को लेकर के चली कि हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर, हमारा राष्ट्रीय जो गौरव है, राष्ट्रीय हमारा जो एक विरासत रहा है, हम उसको किस तरह से और उन्नत बनाते हुए अपने आने वाले भविष्य के युवाओं को हम उससे जोड़ें और उनको सही मायने में भारतीयता के ढांचे में ढालें। तो इसी प्रयास को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सारा विचारधारा उसी पर चल रहा है। लेकिन जो लोग उसके रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट उसकी विचारधारा में नहीं है। उनका इंटरेस्ट है कि किस तरह से कानूनी अड़चनों में, कानूनी फंदों में हम आरएसएस को फंसा करके उसको काम करने से रोकें। और ये तभी संभव है अगर आरएसएस एक राष्ट्रीय रजिस्टर्ड संगठन हो, चाहे वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट हो या वो ट्रस्ट का एक्ट हो, चाहे दूसरे भी जो एक्ट है उसके तहत अगर रजिस्टर्ड है, तभी उसको कानूनी पचड़े में फंसाया जा सकता है। तो ये तभी मुमकिन है। आज के तारीख में आरएसएस को कानूनी दांव पेच में फंसाना बहुत मुश्किल है।
और इसीलिए जो लोग आरएसएस से ईर्ष्या करते हैं, जो लोग आरएसएस के सतत 100 साल के प्रयास और उसके सफलता से जो लोग जल भुन रहे हैं, वे लोग चाहते हैं कि हम किस तरह से आरएसएस का घेराबंदी करें। आरएसएस जो अपने विचारधारा पर दिन दुनी रात चौगुनी अग्रसर हो रही है, उसको रोके। इसी दिशा में प्रयास करते हुए वो लोग रजिस्ट्रेशन की बात आज कर रहे हैं। लेकिन मैं एक वकील हूँ, इस नाते मैं आपको बता सकता हूँ कि रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों नहीं आरएसएस को। जहाँ तक मैंने आरएसएस को समझा है कि जब 1925 में आरएसएस की नींव पड़ी तो क्यों पड़ी। जो श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेवार साहब थे, उन्होंने उसके पहले वो अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। गुरु गोलवलकर जी भी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। और हिंदू महासभा का स्थापना क्यों हुआ था? जब इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हिंदुओं का कराया जा रहा था और मुस्लिम लीग नामक संस्था इस देश में धार्मिक उन्माद को बढ़ा रहा था और बिल्कुल धर्म के नाम पर राजनीति पनप रही थी, वैसी सूरत में हिंदुत्व के रक्षार्थ और हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए हिंदू महासभा का गठन न केवल वीर सावरकर और कांग्रेस के तत्कालीन बड़े नेता पंडित मदन मोहन मालवीय सरी के नेता जो हिंदू थे, वो लोग आगे आकर के हिंदू महासभा का गठन किया गया। और हिंदू महासभा के गठन में इन नेताओं के साथ वीर सावरकर, श्रद्धेय डॉक्टर हेडगेवार जी, गुरु गोलवलकर जी, ये तमाम जो हिंदुत्व के पुरोधा थे, इन सबों ने मिलकर के हिंदू महासभा की स्थापना की। बाद में फिर एक विचार बनी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होनी चाहिए और श्रद्धेय हेडगेवार साहब ने इसकी स्थापना की। और स्थापना के पीछे ये था कि जो हमारी हिंदुत्व की जो पुरातन व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हम किस तरह से अपने आने वाले युवाओं के बीच प्रचारित प्रसारित करें। और उसके लिए एक जो उनके लाइक माइंडेड जो लोग थे, उनका एक समूह तैयार हुआ जो स्वयं सेवक कहलाए। आप शब्द पर जरा ध्यान दीजिए, वो स्वयं सेवक थे। और ऐसे जो हिंदुत्व के लिए काम करने वाले युवक थे, व्यक्ति थे, उनका एक समूह बना और वो समूह हर मोहल्ले में शाखा का निर्माण किया। जो शाखा में स्वेच्छा से लोग आते थे और शाखा में खेल कूद करके शरीर को कैसे बलिष्ठ किया जाए। वहाँ पर कोई टीचिंग नहीं होता था, वो राष्ट्र के प्रति प्रार्थना और खेल कूद करके शरीर को बलिष्ठ करना और जीवन में अनुशासन कैसे लाया जाए हमारे पुरातन सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप, उस अनुशासन को लाने के लिए जो मोहल्ले के लोग आते थे, युवक आते थे, व्यक्ति आते थे और हर मोहल्ले में शाखा का विस्तार होने लगा। लोग स्वेच्छा से आते थे, इसीलिए इसको स्वयं सेवक कहा गया है। यहाँ किसी की नियुक्ति नहीं होती थी, यहाँ किसी को बुला करके पैसे पर नहीं रखा जाता था। जो स्वेच्छा से वो आकर के अपना सेवा, अपना श्रम दे रहे हैं, अपना सेवा दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, ऐसे लोगों के समूह को स्वयं सेवक कहा गया, जहाँ तक मेरी समझ है। तो ऐसे समूह में लोग जुड़ते गए, एक कारवा बनता गया और पिछले 100 साल के इसी गतिविधि का नतीजा है कि आज करोड़ों की संख्या में, कहते हैं कुछ रिपोर्ट में आया है कि 40% के आसपास जो भारत की आबादी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, स्वयंसेवक के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। और जब कुछ स्वेच्छा से अपनी मनमर्जी से किसी आइडियोलॉजी पर काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों के समूह के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, ट्रस्ट एक्ट या किसी भी कानून के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि
न तो इन्हें संपत्ति की जरूरत है, न इन्हें धन की जरूरत है, न इन्हें लेखा जोखा की जरूरत है, न इन्हें किसी पर मुकदमा करने की जरूरत है, न किसी से मुकदमा करवाने की जरूरत है। जब इनका जो आइडियोलॉजी है, जो इनका कार्यक्रम है, बहुत तय है। इनका कार्यक्रम बहुत लिमिटेड है। इनका विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा, राष्ट्रीयता की विचारधारा और पौराणिक सांस्कृतिक विचारधारा को संपुष्ट करने के लिए, उन्नत करने के लिए जो काम करने का स्वेच्छा से जो लोग आगे आ रहे हैं, ऐसे स्वैच्छिक लोगों के लिए रजिस्टर्ड सोसाइटी का होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जब आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको उनके जो तमाम जो सेक्शंस हैं उससे ऐसा लगेगा कि आखिर कोई संस्था रजिस्टर अगर करने को जाती है तो क्यों जाती है, और आरएसएस अगर नहीं जा रही तो क्यों नहीं जा रही है। क्योंकि आरएसएस न तो संपत्ति संग्रह की इच्छा रखती है, न धन संग्रह की इच्छा रखती है, न किसी गवर्निंग बॉडी बनाने की इच्छा रखती है, न इसको किसी तरह के आय व्यय का कोई कारोबार है। तो जब ये तमाम प्रक्रियाएं नहीं है, इस तरह का कोई एम्स ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन की कतई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक कदम और आगे बढ़ कर के बात बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये तो मैंने कानूनी पक्ष बताया कि रजिस्ट्रेशन की क्यों ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो स्वयंसेवक हैं, अगर उनको लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में वो आइडियोलॉजी को और विस्तार दे, तो इसके लिए वो मजदूर क्षेत्र में जाकर के भारतीय मजदूर संघ के रूप में काम कर रहे हैं। किसानों के बीच जा कर के वो किसान मंच के नाम से काम कर रहे हैं। वह देश के अंदर स्वदेशी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी जागरण मंच के रूप में काम कर रहे हैं। विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत होकर के शिक्षा नीति बनाने के लिए और शिक्षा के अंदर हमारी सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ने के लिए, तो उनके पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसी संस्था है। जब वो वकीलों के बीच में जाते हैं न्याय जगत में, तो वहाँ पर अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद नामक संस्था है। तो जो इस तरह की संस्थाएं हैं, ये सबके सब रजिस्टर्ड हैं। ये सभी किस विचारधारा से निकले हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से निकले हैं। लेकिन जब वो क्षेत्र में ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं, तो वो कानून का पालना करके ये तमाम संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। तो ये जो तमाम संस्थाएं जो रजिस्टर्ड हैं, यही जब संस्थाएं एक साथ मिलती है तो वो संघ परिवार कहलाता है। तो रजिस्टर्ड संस्थाओं का जो समूह है वो संघ परिवार है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो ये जो आज जो प्रश्न उठाया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रजिस्टर्ड नहीं है, ये प्रश्न उठाने वाले को शायद इस बात की कतई जानकारी नहीं है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परिवार है वो रजिस्टर्ड संस्थाओं का परिवार है। चाहे वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड हो, चाहे वो चैरिटी कमिश्नर्स एक्ट में रजिस्टर्ड हो, इन तमाम कानून में वो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग आज आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को ले करके देशव्यापी बहस चलाना चाहते हैं, उन्हें आरएसएस को बहुत गहनता से पहले समझना होगा, उसको पढ़ना होगा कि आरएसएस क्या है। आरएसएस रजिस्टर्ड संस्थाओं का एक परिवार है, उसी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है। और मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसे कम से कम सैकड़ों संस्थाएं हैं आरएसएस का परिवार का जो रजिस्टर्ड है। वो इनकम टैक्स भी देते हैं, सेल्स टैक्स भी देते हैं, वो तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करके वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चाहे वो मजदूरों का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों का क्षेत्र हो, चाहे वो वकीलों का क्षेत्र हो, चाहे विद्यार्थी का क्षेत्र हो, चाहे वो जो प्रवासी हैं उनका क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वो सभी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ राकेश जी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास अपना कोई संपत्ति चल अचल नहीं है, उसके पास अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है। सिन्हा साहब, संवैधानिक दायरे में भारत के संविधान के अनुसार क्या कोई अनरजिस्टर्ड संस्था सामाजिक कार्य या सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर सकती है या नहीं कर सकती है? देखिए, ऐसा है
कि अगर जो मैंने बातें कही कि अगर आपको संपत्ति अर्जन का कोई एम्स ऑब्जेक्टिव अगर संस्था का नहीं है, अगर संस्था को धन अर्जन करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसके लिए रजिस्टर्ड होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। क्योंकि आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट या ट्रस्ट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है जो तय करता है कि उसको रजिस्टर होना चाहिए या नहीं रजिस्टर होना चाहिए। तो अगर जो मैंने बातें कही कि अगर आपको धन अर्जन करना है, संपत्ति अर्जन करना है और उसके साथ आपको अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करना है देश के अंदर या समाज के अंदर, तो रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ न तो धन अर्जन करने वाली संस्था है, न उसको बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत है, न उसको संपत्ति बनाने की ज़रूरत है। वो तो भारत के राष्ट्रीय गौरव को लोगों के बीच प्रचारित प्रसारित स्वयंसेवकों के माध्यम से करती है, टोले मोहल्ले के लोगों के साथ मिल बैठ करके करती है। तो और उसके जो शाखा के अंदर जो खर्च होते हैं, तो जिस मोहल्ले का शाखा लगता है वही व्यक्ति अपने घर से रोटी ले आते हैं, वही व्यक्ति अपने घर से सब्जी ले आते हैं, वही दाल ले आते हैं, वही चाय ले आते हैं, और इस तरह से शाखा का कार्यक्रम चलता है। उसी तरह से जहां हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहते हैं, वहाँ उनका भी जीवनचर्या इसी तरह से है कि जब वो प्रवास करते हैं तो वो होटलों में नहीं ठहरते, जब वो प्रवास करते हैं तो वो एरोप्लेन और वीआईपी वो एसी क्लास में नहीं चलते। उनका जीवन स्तर बहुत ही साधारण है। वो अपने स्वयंसेवकों के घर में रुकते हैं, आम जनता के घर में रुकते हैं, और उनके घर में जो भी बनता है उसको खाते हैं और फिर वो लोगों से वार्तालाप बातचीत करके राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक गौरव और हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ऐसे लोगों पर आप उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि उनका स्वयं का कोई खर्च भी नहीं है। धन तब जरूरत हो जब खर्चा हो, प्रॉपर्टी जब जरूरत हो जब आपको बिल्कुल रहने के लिए अपना मकान चाहिए, लेकिन उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दूसरों के घरों में रहते हैं, दूसरे का भोजन करते हैं और उनके बीच रह करके बातचीत करके भारत के गौरवशाली अतीत की चर्चा करके उनके परिवार को, उनके आने वाले जनरेशन को उसी रास्ते पर चलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके लिए इन्हें रजिस्टर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिन्हा साहब, जो भारत के मंदिर हैं, भारत में अनेक धर्मों के धार्मिक स्थान हैं और अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं अलग अलग रिलीजन से जुड़ी हुई, जो ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं। क्या ये सभी संस्थाएं भारत के संविधान के अनुसार रजिस्टर्ड हैं? क्या इन्हें रजिस्टर्ड होना चाहिए, या ये भी अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड के खेल के बीच में चल रही है? देखिए राकेश जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न आपने किया है, चूँकि यह एक शोध का विषय है। हमारे देश के अंदर अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म का अपना अपना एक परिपाटी है, अपना अपना एक चलन है, और वो सभी स्वतंत्र हैं अपने धर्म के हिसाब से चलने के लिए, कहीं रोक टोक नहीं है। आपको याद होगा कि जैसे कि जो हमारे यहाँ जो इस्लाम बंधु हैं, वो अपने धार्मिक जीवन में जो उनका शरिया, जो मुसलमान जो मोहम्मदन लॉ है, उसके हिसाब से चलते हैं, और उसके लिए कानून भी इजाज़त देता है, संविधान भी इजाज़त देता है, उन्हें कोई रोक टोक नहीं है। उसी तरह से जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं वो भी चलते हैं। अब ये देखना होगा कि अगर उनका रिलीजियस एक्टिविटी, उनका समाज, उनका जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं, अगर संस्था को रजिस्ट्रेशन करने का इजाज़त देता होगा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, ट्रस्ट एक्ट में, या जो रिलीजियस जो चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट है उसमें, तब वो रजिस्टर करा सकते हैं। लेकिन अगर इजाज़त नहीं देता तो नहीं कराते। और इस तरह के अनेक संस्थाएं हैं, आप देखेंगे कि इस्लाम में भी, क्रिश्चियनिटी में भी, कि वो अनरजिस्टर्ड हैं और पूरे देश के स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन विषयों पर कोई आज चर्चा नहीं करता है। सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के ये चर्चा चलती है, इसलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पिछले कई दशकों में जो आम आवाम के बीच जो एक स्वीकार्यता बढ़ी है, उसको लेकर के पॉलिटिकली लोग बहुत बेचैन हैं, और जो पॉलिटिकल क्षति अपने आप में महसूस करते हैं, वही लोग इसके रजिस्ट्रेशन को लेकर के आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन मस्ट नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूं कि अगर उनका धार्मिक विचारधारा,
उनका रिलीजियस जो थॉट है वो अगर रजिस्ट्रेशन को परमिट नहीं करता है तो वो अनरजिस्टर्ड संस्थाएं काम कर रही हैं और कई इस तरह की संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। सिन्हा साहब, जब हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये जो आरएसएस पर रजिस्ट्रेशन की चर्चा या इस प्रश्न को उछालना कांग्रेस के द्वारा, खड़गे जी के द्वारा किया जाता है, आपको क्या लगता है कि आरएसएस हिंदू संगठन है इसीलिए ये प्रयास किया गया है? बिल्कुल, आरएसएस का जो आइडियोलॉजी मूलभूत रहा है हिंदुत्व की विचारधारा को प्रोटेक्ट करना, हिंदुत्व के विचारधारा को प्रमोट करना। और हिंदू क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कह दिया कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदुत्व और हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रिव्यू करने के लिए पिछले 5-6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई कि जो 1994-95 का जो फैसला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, उसको रिव्यू किया जाए। और उस याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने खारिज किया, यह कहते हुए कि नहीं साहब, जो पहले का जजमेंट है कि हिंदुत्व कोई रिलीजन नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, क्योंकि इसमें कई ये समुद्र की तरह है, इसमें सारे धर्म के लोग आकर के मिलते जुलते हैं और प्रेम भाव से रहते हैं, लिहाजा इसको कोई धर्म नहीं कहा जा सकता है। तो यही एकमात्र सत्य है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन्हीं बातों को लेकर के हर समाज, हर धर्म के लोगों के बीच में जाती है और कहती है कि साहब आप सभी हिंदू ही परंपरा के हैं और आपको ऐसा कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और इन्हीं बातों को लेकर के हम सभी प्रेम भाव से एक साथ एक छत के नीचे, एक बरगद के वृक्ष के नीचे रह सकते हैं। और इन्हीं बातों की स्वीकारता दिन पर दिन पूरे भारत में बढ़ रही है, जिसके वजह से आज बेचैनी है, जो आपने जिनका नाम लिया कर्नाटक के अंदर में कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो इसीलिए ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट है कि आरएसएस की स्वीकारता को किस तरह से कम किया जाए। धन्यवाद सिन्हा साहब, आपने बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इस विषय में शोध का विषय है कि संवैधानिक दायरे में संस्थाओं को रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड कार्य करने के लिए किस दिशा में जाना चाहिए भारत के अंदर। अभी तक आरएसएस कार्य करता आया है और वो कहीं भी गैरकानूनी नहीं माना गया है, इसलिए ये लगता है कि संवैधानिक दायरे में आरएसएस जो भी कार्य कर रही है अनरजिस्टर्ड संस्था के तौर पर, वो वैधानिक तौर पर ठीक है। जय हिंद, जय भारत।